बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक टीम गई है, एक वफ़द गया है, ख्वाजा आसिफ उसकी सरबराही कर रहे हैं और ये कतर में पहुँचा है ताकि ये मुज़ाकरात करें तालिबान के साथ। अब तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। तालिबान गवर्नमेंट जो वो वहाँ पे अफ़गान हुकूमत है इस वक्त, क्योंकि तालिबान के कंट्रोल में है वो, तो अफ़गान तालिबान का वफ़द पहुँच गया कतर में और फिर पाकिस्तानी वफ़द भी पहुँच गया कतर में और ख्वाजा आसिफ उस वफ़द को लेकर गए। अब कतर सालसी करेगा या जो दूसरे ममालिक हैं वो सालसी करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो तनाज़ा पैदा हो गया उसको हल करने के लिए। अंदाज़ा कीजिए, अभी चंद साल पहले की बात है कि जब अमेरिका को तालिबान से बात करनी थी तो पाकिस्तान ने सहूलतकारी फराहम की थी, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अशरफ गनी हुकूमत से या हामिद करज़ई हुकूमत से अच्छे नहीं थे। तो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया हुआ था तालिबान को और पाकिस्तान को लगता था कि ये इक़्तिदार में आएंगे। पाकिस्तान ने बड़ा सेलिब्रेट भी किया था इस बात को। उस दौर के जर्नैल बड़े खुश थे। नूर वली महसूद को आपको याद होगा कि अभी ख्वाजा आसिफ ने यह क्लेम भी किया कि जनरल फैज़ हमीद ने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी तोहफे में भी दी थी। अब अपनी जेब से तो नहीं दी होगी ना, इदारे की पॉलिसी होती है, जनरल बाजुआ से पूछे बगैर तो दे नहीं सकता। तो ये सारे रल के ताशे बजा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे कि हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात वाले लोग आ गए। लेकिन जैसे ही पीडीएम की सरकार बनी तो इन्होंने पाकिस्तान में तबाही फेर दी और तालिबान को, टीटीपी को पाकिस्तान में लाकर बसाना शुरू कर दिया ताकि पीटीआई को तबाह बर्बाद किया जा सके। वो तो हुआ नहीं, पाकिस्तान में बदअमनी पैदा हो गई और बड़े पैमाने पे पैदा हो गई और अफ़गानिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा जो रजीम है उन्होंने अपनी पॉलिसी से मगरबी ममालिक को या डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी रखने के लिए अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। अब इंडिया की बदतरीन दुश्मनी थी इन्हीं तालिबान के साथ। ये जो अफगान तालिबान है, इंडिया की इनके साथ बदतरीन दुश्मनी रही है और इंडिया जहां जहां इंडिया के लोग मौजूद थे या उनका सफारत खाना, वो सारे वो छोड़ छाड़ के चले गए थे। कोई बंदा वहां काम करने के लिए तैयार नहीं था। इंडियंस की, यानी अगर अमेरिका के बाद सबसे बड़ी शर्मिंदगी और नाकामी किसी को हुई थी तो वो इंडिया को हुई थी। और पाकिस्तान में हमने इस पे वीलॉग्स किए थे कि इंडिया का अरबों डॉलर डूब गया, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की तबाह हुई इस रीजन के अंदर। लेकिन बदतरीन मुखालफत के बावजूद इंडिया को समझ आ गई कि इनके साथ हमने ताल्लुकात बनाने, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा इसमें, तो उन्होंने इख्तलाफी नुक्ता नज़र के बावजूद ताल्लुकात बना लिए। और हमारे जो अक्लमंद थे उन्होंने सोचा कि अमेरिका को राज़ी करना है, लिहाजा इनके साथ ताल्लुकात बिगाड़ लो। तो हमने अफगानिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर दिया। वही ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के लिए गए हुए। तो मुज़ाकरात की कामयाबी का अंदाज़ा तो आपको पहले ही हो जाना चाहिए कि जो शख्स एक मुल्क को कहता है ये मेरा दुश्मन मुल्क है, वो उसके साथ जाकर मुज़ाकरात करेगा तो मामला कहाँ से शुरू होगा। अब वो ये तो नहीं कह सकता कि आप हमारे भाई हैं या हमारे आपके साथ ताल्लुकात हैं। बहरहाल ये अब तीसरा मुल्क बातचीत करवा रहा है। हालांकि पाकिस्तान को किसी की ज़रूरत नहीं थी अफ़गान तालिबान की हुकूमत से बातचीत करने के लिए, पाकिस्तान खुद से कर सकता था। इंडिया को कोई सालिस नहीं चाहिए अफ़गानिस्तान से बातचीत करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को आज एक तीसरे मुल्क की ज़रूरत है जो तालिबान उन्होंने खुद तैयार किए उनसे बातचीत करने के लिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ मेरे पास। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा ये बयान देता है कि उम्मीद करते हैं कि एक दिन अफगान शहरी अपने हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत देखेंगे। मैं एक सवाल करता हूँ, अगर यही बात अफगानी कह दें या उनकी हुकूमत ये बात कह दे कि हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन पाकिस्तानी अपने मुंतखब अवामी नुमाइंदों की हुकूमत देखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में तो लोग आगे जैसे भी ताकत थी उनके बाद वो आकर बैठ गए। उन्होंने कहा जी वो बुरी हुकूमत बना रहे हैं, बाद में हम सेटअप बनाएंगे, वो वहीं बैठ गए, पक्के हो गए। अब तालिबान हिलते ही नहीं अपनी जगह से और ना किसी में वहाँ पे इस वक्त ताकत है कि जो उनको हिलाए। तो उन्होंने तो अपना इक़्तिदार पक्का कर लिया। फ्यूचर में वो किस तरफ लेकर जाते हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन ये बात हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो एक जमहूरी सिस्टम है ना, इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहां पे भी अवामी मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमत नहीं है। और ये एक दीवार पे लिखी हुई हकीकत है, पत्थर पे लकीर है, एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे लिखी हुई शिकस्त है जो 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने बता दिया था। एस्टेब्लिशमेंट आज इलेक्शन करवा दे, 2 साल बाद करवा दे, एस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म की शिकस्त होनी है दोबारा कि ये अपने जख्मों को चाटेंगे लंबे अरसे तक। अभी तो पिछले जख्म चाट रहे हैं और गुस्सा आवाम के ऊपर निकाल रहे हैं जगह जगह पे। तो इनका कोई इरादा नहीं लगता मुज़ाकरात को कामयाब करने का।
मुझे नहीं लगता कि मौजूदा रिजीम ये चाहेगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा भेजा है जो पहले ही कह चुका है कि अफगानिस्तान जनाब एक दुश्मन मुल्क है और वो उसको दोस्त मुल्क समझता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद नाजरीन एक और फड्डा पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बयान दिया कि सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा है, यानी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है, और उसके बाद जो है वो बाकी भी बन जाएंगे। अब रोला ये पड़ गया है कि अब्राहम अकॉर्ड तो सीधा सीधा ये है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें और मौजूदा हैसियत में तस्लीम कर लें, जहां जहां पे इस वक्त उनका कंट्रोल है वो सारा आप तस्लीम करें, जबकि फ़लस्तीन की अभी आप बात छोड़ दें। अब्राहम अकॉर्ड तो ये है कि फ़लस्तीन के बारे में आप कहेंगे पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, हो सकता है कभी तुम्हारी कोई रियासत बन जाए, लेकिन फ़लस्तीन को ज़हन से निकाल के आप इसराइल को तस्लीम कर दें। अब्राहम अकॉर्ड तो सादा सादा ये है कि आप ये कर दें, बाद में रास्ता बनाते हैं फ़लस्तीन के लिए भी। लेकिन क्या पाकिस्तान ये कर लेगा? क्योंकि ट्रंप ने दावा किया कि बाकी सारे भी आ जाएंगे। अब ट्रंप की जितनी तवज्जो पाकिस्तान के ऊपर है या पाकिस्तानियों की जितनी तवज्जो ट्रंप के ऊपर है, शहबाज शरीफ की तारीफें आपने देखी, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिया, पूरी दुनिया में जिल्लत हो रही है, लेकिन फिर भी इन्हें शर्म ही नहीं आ रही। भाई एक वजीर आजम के ओहदे पे वो बैठा हुआ आदमी है, उसको डेकोरम तो पता होना चाहिए कि भाई मैं 25 करोड़ लोगों का एक मुल्क है, उसका वजीर आजम बनाकर मैं बिठाया गया हूं। चलो मैंडेट मेरा नहीं है, लेकिन मैं जूते पॉलिश करते वक्त कम से कम पॉलिश अपने मुंह पे तो ना लगने दूं। तो भाई फेर दी। अब लोग कह रहे हैं शू शाइन बॉय कि जूते चमकाने वाला लड़का, शहबाज शरीफ को इस नाम से पुकार रहे हैं बाहर दुनिया में। जाओ जाके दुनिया से पूछो, आईना देखो लोग क्या हाल कर रहे हैं। अब इतनी तारीफें ये लोग ट्रंप की करते हैं, इनको इतनी आदत पड़ गई है कि यहां पीएमए का एक, मैं अभी पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया। ये एक मेरे सामने siyaasat.pk का एक पेपर है। अब पीएमए काकूल के अंदर एक पासिंग आउट परेड होती है, उसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब गए। उन्होंने कहा दुनिया के मुतअद्दिद तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। ये पीएमए में बताया जा रहा है। वहां बताना था कि कायदे आज़म क्या थे, वहां बताना था कि कायदे आज़म के फरमुदात क्या थे, वहां ये बताना था कि फौज ने आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, वहां बताना था, यानी बहुत सारी और चीज़ें भी थी। मैं क्या कहूँ। हाँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम बच्चों को जो पास आउट हो गए। अल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन मुस्तकबिल की जानिब लेकर जाए, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए और बहुत सारी बरकतें लेकर आए। एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो आपको मिली है। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आपने अपने जिस्म पे यूनिफॉर्म पहना और आपका जो हलफ है वो भी मैं सुन रहा था, उसमें बाकायदा हलफ के अंदर है कि आप आइन के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करेंगे और किसी किस्म की सियासत के अंदर कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, ना उसमें हिस्सा लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कि आपसे पहले लोगों ने ये सब कुछ किया और आज तक हो रहा है, आप ये नहीं करेंगे और पाकिस्तान को बेहतर समझ जाने देंगे और नफ़रतों को कम करने में किरदार अदा करेंगे, बजाय इसके कि मज़ीद नफ़रतों को आप हवा दें। तो पीएमए से पास आउट होने वाले तमाम नौजवानों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जो कुछ माजी में हुआ, आप लोग सब मेरे छोटे भाइयों बच्चों की तरह हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसका हिस्सा मत बनिएगा। कोशिश कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में कि जिस मकसद के लिए आपने इस फोर्स को ज्वाइन किया उसी मकसद के ऊपर चलिएगा। लोग अपने ज़ाती लालच के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए कभी मार्शल लॉ लगा देते हैं, कभी डिक्टेटर बन जाते हैं अनाउंस करके, कभी अनअनाउंस्ड डिक्टेटर बन जाते हैं, जुल्म जबर और फस्तायत के हिस्सेदार बन जाते हैं। आधा मुल्क टूट गया बच्चों। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वो नहीं करेंगे और जो हलफ आपने लिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर जानकर आप उस हलफ की पासदारी करेंगे आखिरी वक्त तक। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के साहबजादे भी बोल पड़े हैं, बल्कि पहले ये आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एतराज़ क्या किया। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की कि सारे तस्लीम कर लेंगे इसराइल को या अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओपिनियन है वो ये है कि गज़ा अमन मंसूबे की इसराइली खिलाफ वर्जी, इब्राहिमी मुआहदे और हमास के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत से चंद सवालात। पहला सवाल उन्होंने ये किया हुकूमत से कि गज़ा में अमन मंसूबे के एक जानिब मुकम्मल फायरबंदी की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का सिलसिला अभी तक जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करती है और सवाल उठाती है
कि आखिर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस जुल्म पर खामोश क्यों है। क्या उन्होंने किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। दूसरा ये कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के मुताबिक अमरीकी अफवाज गजा में हमास को ख़त्म करने के लिए दाखिल नहीं होंगी, बल्कि उनके दोस्त ममालिक ये किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वादे करना चाहती है कि पाकिस्तान का किसी ऐसे मनसूबे या इत्तेहाद का हिस्सा बनना कौमी मफाद और उसूली खारजा पॉलिसी के मुनाफी होगा। पाकिस्तान को किसी भी सूरत में मुस्लिम ममालिक के खिलाफ किसी जंग या साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस पे पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ अभी तक क्यों नहीं आया। हमें इस बयान पर भी गहरी तशवीश है जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब के बाद दीगर ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे मौक़िफ़ रखती है कि फ़लस्तीन की आज़ादी और अल-कुद्स शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ से कबल इसराइल को तस्लीम करना न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा से गद्दारी होगी, बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूली मौक़िफ़ से भी इन्हिराफ होगा। हुकूमत पाकिस्तान इससे मुताल्लिक़ अपना वादे मौक़िफ़ अवाम के सामने रखें। यहाँ डंडी मारी है थोड़ी तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो भी मौजूद है। इमरान खान ने कहा था कि 1967 वाली पोजीशन, इमरान खान ने कहा था कि एक वेस्ट बैंक और बहुत सारे और इलाके हैं, गाज़ा भी इसके अंदर शामिल है, और जेरूशलम उसका कैपिटल होगा। ये इमरान खान साहब ने बात की थी। यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि जेरूशलम कैपिटल होगा, यहाँ उन्होंने एक मुख्तलिफ बात की है और इसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अल-कुद्स शरीफ की हिफाजत। आखिरी जो पैराग्राफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो वाज़ेह कौमी मौक़िफ़ इख्तियार करे, इसराइली मज़ालिम की सख्त मज़म्मत करे, आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करे और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करे। और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इधर पाकिस्तानियों को मार रही है, उनके ऊपर जुल्म कर रही है, उनके ऊपर जबर कर रही है, उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है। जो लोग निकले थे उनके साथ इन्होंने क्या किया, मैं ये एक सुन रहा था क्लिप, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई सुन के, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ कि आखिरी वक्त में जो साद रिजवी है वो क्या कह रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस से। ये जुमले ज़रा आप सुनिए, मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हुई सुन के। पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, ओए वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, उन 32 धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ। अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें बड़ी जनाब सरफराजियां देगा, अल्लाह तुम्हें हमेशा जनाब गज़वा हिंद के मुजाहिदों में बनाएगा, लेकिन खुदा के लिए अपनी नस्लों को बर्बाद ना करो। तो आपने सुना कि साद रिजवी साहब कैसे इनको वास्ते दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा। अब टीएलपी की ख़वातीन की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई हैं। यहाँ मेरे पास की तफसील मौजूद है और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। अल्लामा अब्बास अंजुम साहब की एहलिया की गिरफ्तारी हुई है और धमाका खेज मवाद और हैंड ग्रेनेड से हमला करने का भी उनके ऊपर मुकदमा डाल दिया गया। जनाब इन्होंने ग्रेनेड मारे हैं। ये कोई टीटीपी वाले हैं और ये बारूद वाले नहीं, दरूद वाले हैं। आप ज़बरदस्ती इनको उठा के बारूद वाली साइड पे लेकर जा रहे हैं। मैं पहले भी ये बार बार कहता रहा हूं कि दहशतगर्दों को तैयार करने वाली नर्सरी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। निहत्ते लोगों को उठाकर पहले कत्लेआम करते हैं, फिर उनके ऊपर बारूद के और हथियारों के ढेर डाल दिए जाते हैं, फिर उन्हें ज़बरदस्ती उस रास्ते पर चलाया जाता है और बिलाखिर दहशतगर्द तैयार कर दिए जाते हैं। ये तो बेचारे दरूद वाले मौलवी हैं, तो बारूद वाले मौलवी नहीं हैं। इनके ऊपर उठा के जो है वो अब बारूद डाल दिया है। मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। इनको मशवरे कौन देता है और ये किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं पाकिस्तान को। इन्होंने देखा ना पहले कि कोई तरीके लब्बैक का रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, तो इन्होंने कहा जी अब ख़वातीन को भी उठाओ। ये नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आ गए हैं। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हालात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए तकरीर कर रहे थे इख्तियार वली साहब हैं, एक इनके PMLN के खैबर पख्तूनख्वा में। तो स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा इकट्ठ था, वहाँ पे वो भी थे, कुछ PTI के जो रहनुमा है वो भी थे। बारी बारी सब ने खिताब करना था, तो ये फटाफट खिताब करके निकल गए। इन्हें आइडिया था कि बाद में बहुत धुलाई होगी। तो इन्होंने ना जिस वक्त ये बात की कि डोनाल्ड ट्रंप किसी को मुंह नहीं लगाता, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो माइक सीधा किया शहबाज शरीफ के लिए और कहा जी आए आके बात करें,
तो इस तरह की बात जब ये कर रहे थे ना, तो तालबा जो सामने तालिब इल्म मौजूद थे, उन सब ने शेम शेम के नारे लगाना शुरू कर दिए। कितनी तकलीफ वाली बात है। देखें, पाकिस्तान का एक आम नौजवान, एक तालिब इल्म भी महसूस करता है कि वज़ीर आज़म ने हमारी नाक कटवाई है, हमारी बहुत बेइज्जती करवाई है, जो गैर ज़रूरी थी वो नहीं करना चाहिए था। और माइक पर तलबा को कहा गया कि शोर ना मचाएं, वरना आपको हॉल से बाहर निकाला जाएगा या आप हॉल से बाहर चले जाएं। इस तरह फिर तलबा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तलबा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, यार ये क्या बकवास है, एक तरफ तो नाक कटवा के आ गए पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की, और ऊपर से आगे यहाँ पे तन के कह रहे हो कि जनाब ट्रंप किसी को मुंह नहीं लगाता। माइक सीधा किया और उसने शहबाज शरीफ को कहा कि आकर बात करें, और बाद में कहा अब इससे ज़्यादा मैं क्या बात करूं। भाई शहबाज शरीफ ने जो किया वो भी बताओ ना। यानी पूरी की पूरी पॉलिसी खत्म कर दी 28 सेकंड के अंदर, तबाही बर्बादी फेर दी शहबाज शरीफ ने। हमने तो कभी देखा ही नहीं। फजलुर रहमान साहब के बाद उनका बेटा भी मैदान में आ गया नाजरीन, और उनका बेटा अब एक तकरीर कर रहा था, मैं सुन रहा था, असद। उसने कहा जनाब कि यहाँ फ़ौज की हुकूमत है, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, यहाँ सेक्टर कमांडर की हुकूमत है, यहाँ कोर कमांडर की हुकूमत है, तुम जमीयत उलमा इस्लाम को मरऊब नहीं कर सकते। अब क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, तो फजलुर रहमान साहब को तो ये पता है कि उनके बगैर भी हो जाएगी। अब रोला कोई नहीं है। अब उन्होंने अपने नंबर पूरे कर लिए, मखसूस नशिस्तें उन्होंने अपने खाते में डाल ली हुई हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जो फजलुर रहमान साहब ने सहूलतकारी की, उसके नतीजे में नए बनने वाली अदालत ने जो काम किए, कारनामे किए, उनमें एक तो ये है कि फ़ौजी अदालतों को या उनके फ़ैसलों को उन्होंने जायज़ करार दे दिया, जो तारीख़ में कभी नहीं होता, दुनिया में नहीं होता। सिविलियन के फ़ौजी ट्रायल, उनका ठीक है करो इनके। दूसरा जो एक बड़ा कारनामा किया, उन्होंने मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह बांट दी। फजलुर रहमान साहब को भी मिली, बाकियों को भी मिली। अब जो बाकियों को मिली तो उन्हें ज़रूरत नहीं है फजलुर रहमान साहब के आगे भीख मांगने की। अब वो आके मुलाकातें नहीं करेंगे, जब चाहेंगे वो 27वीं आईनी तरमीम कर लेंगे, और उसका ड्राफ्ट वो बना रहे हैं। वो एक खौफनाक आईनी तरमीम है। अगर पाकिस्तान में कुछ बच गया है तो वो सारा भी अब डूबने वाला है, और जो कुछ पाकिस्तान में बचा है उस सारे को भी अब साइड पे कर दिया जाएगा। नाज़रीन, एक और चीज़ है, राणा सनाउल्लाह साहब ने यह तस्लीम कर लिया है कि वज़ीर आज़म के पास इमरान खान से मुलाकात करवाने का इख्तियार नहीं है। यानी वज़ीर आज़म के पास नहीं होता जी, ये तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के पास होता है। और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल कोई अमेरिका में है या बरतानिया में है, और भाई वो पाकिस्तान के अंदर है, वो अंडर गवर्नमेंट के काम करता है। जब चाहे आप मुलाकात करवा सकते हैं। इमरान खान की दफ़ा तो ये बहुत चिल्लाते थे कि इमरान खान के पास AC उतारने का इख्तियार है, वो उतार सकता है, तो आपके पास इमरान खान से मुलाकात करवाने का इख्तियार नहीं है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान के पास तो कुछ ना कुछ इख्तियार होता था, लेकिन मौजूदा हुकूमत में टके का इख्तियार भी इन लोगों के पास नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने छोटा मोटा भी अपना कोई काम करना होता है या फैसला करना होता है ना, एक अपने ऑफिस का बंदा भी इधर से उधर करना होता है, तो इनको ऊपर परमिशन लेनी पड़ती है बिग बॉस से, और ये वो परमिशनें ले लेके अपनी हुकूमत चलाते हैं, और हर जगह पे फिर जूते पॉलिश भी करते हैं। नाज़रीन, एहसन इकबाल ने भी शहबाज शरीफ का एक पोल खोल दिया। राणा सनाउल्लाह ने तो खोला ही खोला, एहसन इकबाल साहब ने भी खोल दिया। उन्होंने बताया कि झूठ बोलते थे ये। इन्होंने 2022 में कहा था कि 12 अरब डॉलर तक हमें इमदाद मिल गई है दोस्त ममालिक से, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, और जनाब हम बहुत पैसा लेकर आ रहे हैं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। करोड़ों रुपए के तो इन्होंने अखबारात के अंदर इश्तिहार छपवा दिए, टीवी के अंदर कवरेज करवा दी, रौला डाल दिया इन्होंने, जनाब इतना पैसा हो गया, रोज़ाना 1 अरब डॉलर और बढ़ जाता था। तो ये 12-13 अरब डॉलर तक उस दौर में पहुंच गए थे। इन्होंने कौम से कितना झूठ बोला था। आज जब उस पैसे का हिसाब देना पड़ता है तो एहसन इकबाल साहब बता रहे हैं कि जनाब 2022 के सैलाब में 12 अरब डॉलर तक के जो दावे किए गए सारे झूठ है। शहबाज शरीफ भी झूठा था, उसकी बुरी काबीना झूठी थी। जो इमदाद थी वो सिर्फ 60 करोड़ डॉलर थी, यानी आधा अरब डॉलर भी के करीब थी वो, और वो भी पता नहीं मिले या नहीं मिले। बहरहाल ये पैसे, और वो लगे तो रही है कहीं, यानी आधा अरब डॉलर भी लगा होता तो नजर आ रहा होता ना। दावे इन्होंने किए 12-13 अरब डॉलर के, आधे अरब डॉलर तक भी ये नहीं पहुंच पाए जो अवाम को मिला। हकीकतन अवाम के ऊपर तो इन्होंने कुछ लगाया ही नहीं। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने भी जलियांवाला बाग का जो वाकया हुआ था पाकिस्तान बनने से पहले, उसको बताते हुए उन्होंने कहा जी 9 मई, 26 नवंबर और आज़ाद कश्मीर और चौथा मुरीदके का अलमिया, ये उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। और इन चीज़ों को जोड़कर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी अंग्रेज़ तो चला गया है, और जुल्म जबर के तरीक़ों पर अगर निगाह डाली जाए तो यूँ लगता है कि वो अपने बात ऐसे शागिर्द छोड़ गया है जो उनसे भी आगे निकल गए।
ये 4 वाकयात अभी आसिम मुनीर साहब के दौर में हुए हैं ऊपर नीचे पाकिस्तान में, और चारों वाकयात के अंदर मैसेकर हुआ है, यानी इंसानों का कत्लेआम हुआ है। बड़ी लंबी ट्वीट है आरिफ अलवी साहब की, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने का और सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो उसकी बुनियाद है वो यही है जो मैंने आपके सामने रख दी है। असद उमर साहब नादरीन अब हल्के हल्के मैदान में आ रहे हैं और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ ट्वीट्स करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा लगता है जो पहले शायद उन पर सख्ती थी वो अब नहीं है। तो असद उमर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा जी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत IMF टीम को पाकिस्तान आने से रोक रही है। IMF की एक टीम पाकिस्तान आना चाहती है, हुकूमत से रोक रही है। वो टीम $30 अरब तक के तजारती डाटा के फ़र्क की तहकीकात करना चाहती है, लेकिन हुकूमत नहीं आने दे रही। अब यह मुज़ाहमत क्यों है? किस बात के सामने आने का खदशा है? एक आज़ादाना तहकीकात किसकी चोरी को बेनकाब करेगी? ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने नाज़रीन हालात पैदा कर दिए, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने इकॉनमी का। और जिनके घरों पे छापे मारते हैं ना, यानी एक एक्टिविस्ट है, मैं देख रहा था, अदनान उसका नाम है, सरदार अदनान गुजरावाला से, उसके घर पे छापा मारा कि इसको पकड़ के लाना है। और बाद में उसके घर की मैंने वीडियो देखी, कमोड तक तोड़ दिया, बेसन तोड़ दिया, सिंक तोड़ दिए, टेबलें कुर्सियां तोड़ दी, मोटरसाइकिल खड़ा था वो तोड़ दिया, अलमारियां तोड़ दी, करके शीशे तोड़ दिए, टीवी तोड़। ओ भाई ये किस तरह का छापा है भाई? ये किस तरह का छापा है? आप बंदा ढूंढने आए हैं या तबाही फेरने आए हैं? कोई याजूज माजूज आ गए वहां पे? सिक्योरिटी फोर्सेस में और बदमाशों में फर्क होना चाहिए। ये एग्जैक्टली बदमाशी कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ और बदमाशी के साथ पाकिस्तान को चला रहे हैं। इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।